हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9 के गणित विषय के पार्ट 7 त्रिभुज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 का वीडियो भी अपलोड किया है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। जो चैनल में नए हैं या जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन 1 है हमारा, दी गई आकृति में यदि AD बराबर BD बराबर CD है तो एंगल BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम इसका दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में आपके मार्किंग भी कर रखी है हमने। यहाँ पर AD और BD बराबर है और ये CD भी बराबर है, तो बराबर के चिन्ह भी लगे हुए हैं और हमें एंगल BAC का मान निकालना है। तो BAC ये हो गया आपका बेटा B, तो ये ए, फिर ये सी, तो ये वाला जो एंगल है ए एंगल जो है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, वो है AD बराबर BD बराबर CD। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पहले से मार्क थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध करना नहीं है, हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना लिख लीजिए या ज्ञात कीजिए, जो भी आपको सही लगे, दोनों ही करेक्ट है। ज्ञात कीजिए, आपको क्या ज्ञात करना है, एंगल BAC की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। अब हल देख लेते हैं जल्दी से इसका हल। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पहले मैं यहाँ पे मार्किंग कर देती हूँ कुछ एंगल्स की। ठीक है, जैसे ये जो एंगल है इसको नंबर दे देते हैं हम एंगल 1। ठीक है, यहाँ हम नंबर दे देते हैं 2, इसको हम दे देते हैं 3 और इसको हम दे देते हैं 4। तो जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि AD और BD बराबर है। तो आपका AD ये है और BD ये है। तो आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी कि जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण जो बन रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सम्मुख मीन्स इसके सामने जो बन रहा है वो 2 बन रहा है और इस भुजा के सामने जो एंगल बन रहा है वो 1 बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे ये AD और ये CD, ये भी दोनों आपस में बराबर है। तो इस AD के सामने जो कोण बन रहा है वो क्या है, ये वाला 4, और इस CD के सामने जब कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3। तो 3 और 4 भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इन्हें हम लिख लेंगे। तो हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा कि AD बराबर है किसके, BD के। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिया है। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था कि AD और ये BD आपका आपस में बराबर है। तो AD के सामने अगर इस त्रिभुज को देखेंगे तो AD के सामने हमारा 1 बनेगा और BD के सामने 2 कोण बनेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे AD के सामने कौन सा था बेटा, एंगल 1 बराबर BD के सामने कौन है, एंगल 2। ठीक है, रीजन क्या आएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सिमिलरली ऐसे ही अब हम दूसरा वाला देख लेंगे। दूसरे में हम ये वाला त्रिभुज देखेंगे, उसमें AD और ये CD बराबर दिया हुआ है। तो वो लिख लेंगे कि हमारा AD बराबर है किसके, CD के। रीजन इसमें भी यही लिखा जाएगा कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, दिया हुआ। तो AD के सम्मुख देखिए कौन सा है, अगर इस त्रिभुज को कंसीडर करेंगे अब हम, ये ऊपर वाला, तो AD के सामने बनेगा बेटा 4 और CD के सामने बन रहा है 3। तो AD के सामने आपका बन रहा है एंगल 4 और CD के सामने बन रहा है एंगल 3। तो एंगल 4 और एंगल 3 भी आपस में बराबर है। रीजन इसमें भी सेम रहेगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो ये हमने कोण आपस में बराबर कर लिए जो बराबर दिए थे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये बराबर तो नहीं दिखाने, हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू A की।
ए का मतलब हो गया 2+3, इन दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूं, बड़ा वाला जो पूरा बाहर जो त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम एबीसी या बीएसी जो भी आपको लेना है, तो इस एबीसी त्रिभुज के अंदर ये जो चार ये कोण बन रहे हैं, एक कोण यहाँ ए पे है, एक बी पे है और एक सी पे है। इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बेटा? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये यूज करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, जो त्रिभुज ए बी सी है उसमें जो कोण है बेटा, ये वाला जो कोण है इस कोने पे बन रहा है, ये 4 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 1 है। तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये तीनों मिलके, क्योंकि ये जो बीच वाला कोण है यहाँ पे दो भागों में बट रहा है ना, तो इसको दोनों लिखना पड़ेगा 2+3 करके। तो ये सारे मिलकर कितने होने चाहिए आपके? 180। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा क्या? त्रिभुज के अंतः कोण। क्या है ये? त्रिभुज के अंतः कोण। कि त्रिभुज के जो अंदर के कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमें बेटा ये देखिए, क्वेश्चन में मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस ए की, है ना, ये वाले पोर्शन की। बी ए सी मतलब ए बीच में आ रहा है ना, तो ए वाले कोण की। तो ए वाले कोण में 2 है और 3 है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 2 और 3 है इसकी तो जरूरत है, बट ये 4 और 1 की जरूरत नहीं है। तो इस 4 और 1 को मैं क्या करूंगी? रिप्लेस कर दूंगी। रिप्लेस मतलब इसकी जगह चेंज कर देंगे, हम इसकी जगह दूसरा रखेंगे। क्या रखेंगे? ये देखिए, 4 की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ? 3 रख सकती हूँ, क्योंकि हमने ये दिखाया ना ये दोनों बराबर है। और इस 1 के प्लेस पे मैं क्या रख सकती हूँ? ये देखिए 1 और 2 भी आपस में बराबर थे, तो 1 के प्लेस पे क्या रख सकती हूँ? 2 रख सकती हूँ। तो यहाँ से जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी कि ये जो भुजाएं बराबर थी तो सम्मुख कोण बराबर थे, वो वाले कोण अब हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। लेकिन आपको पता होनी चाहिए आपको किसको हटाना है और किसको रखना है। तो आपको वैल्यू बी ए सी की निकालनी है, तो दैट मीन्स आपको 2 और 3 को रखना है और ये 1 और 4 हटाने हैं। तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनको चाहे तो आप नंबर डाल दीजिए, इसको फर्स्ट दे दीजिए, और ये वाला जो हमने कोण निकाले थे बराबर, इसको 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम? 2 प्लस ये वाला 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल 3 प्लस 4 की जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ हम लिख देंगे, क्यों लिखा है हमने? पहले और दूसरे से। फर्स्ट और सेकंड में जो हमने कंडीशंस दिखा रखी है बराबर एंगल की, वहां से हमने यहाँ रिप्लेसमेंट किया है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने हो गए? यहाँ पर कितने एंगल है 2 के? 2। तो ये क्या कितना बन जाएगा आपका? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब डबल किसका? एंगल 2 का। प्लस ऐसे ही डबल एंगल 3 का बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो मैं उसको कॉमन ले लूंगी। 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बटा 2। 2 इधर भाग में आ जाएगा, ये कट गया, 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 प्लस 3 जो है वो आपका 2 प्लस 3 दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरा बन जाएगा ना एंगल। तो इसका मतलब मैं इसे फाइनल में ये लिख सकती हूँ कि एंगल बी ए सी जो है वो मेरा आ रहा है 90 डिग्री। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया कि जो एंगल हमें निकालना था वो 90 डिग्री का है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर बी सी और एंगल ए बराबर एंगल सी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम आपका बना हुआ है। उस डायग्राम में ए बी और बी सी आपके बराबर है, तो वो हमारी जो भुजा है वो कौन सी है बेटा? ये वाली। ये ए बी ये है पूरी, और ए सी जो है, बी सी जो है वो आपकी ये वाली भुजा है, ये वाली। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। मैं मार्क कर देती हूँ चाहे तो हाइलाइटर से। ये वाली भुजा आपकी और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, चाहे तो आप इसमें मार्किंग भी कर सकते हैं कि ए बी और ए सी जो है आपकी बराबर है। ए बी और ए बी सी आपकी बराबर है। इसके अलावा एंगल ए और एंगल सी आपका बराबर है, तो वो भी मार्क कर लेते हैं। एंगल ए हमारा यहाँ बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x कहाँ है बेटा? x देख सकते हैं आप, यहाँ बन रहा है x। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम सर्वांग समता यूज करेंगे और उसको यूज करके हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, ये एक तरह से एप्लीकेशन है उसकी, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी, जिसको हम सर्वांग समता बोलते हैं, वो प्रूव करके इस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, देखते हैं कैसे करना है हमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम लिखेंगे दिया है, तो क्वेश्चन में हमें जो जो चीजें दी हुई है वो हम लिख लेंगे। तो क्या क्या दिया है हमें कि ए बी और बी सी बराबर है, और दूसरा एंगल ए और एंगल सी बराबर है। तो बेटा अगर क्वेश्चन में ये जो भी आप सिंबल लिख रहे हैं कि ए बी बी सी बराबर है या एंगल बराबर है, क्वेश्चन में नहीं मार्क हो रखा तो आप मार्क कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ कर दिया है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने, अगर आपने देखा होगा, मार्क था तो हमने वो नहीं किया था, बट यहाँ मार्क नहीं था तो हमने मार्क कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ कोई सिद्ध नहीं करना हमें, ना कुछ दर्शाना है, यहाँ हमें ज्ञात करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, एक्स की। तो अब हल देखते हैं इसका। हल के लिए बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से। एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है ना, इसका नाम आप लिख सकते हैं बी ए डी, है ना, बी ए डी, ये एक त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका, बी सी ई, है ना, ये दोनों त्रिभुज। तो हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांग सम प्रूव कर देंगे। तो पहले त्रिभुज लिख लेते हैं। तो पहले हमने त्रिभुज लिखा, पहला त्रिभुज जो है बेटा वो मैं ये ले रही हूँ बी ए डी। तो आपको पता ही है, आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसमें मैंने समझाया था कि पहला त्रिभुज तो आप ले सकते हैं, लेकिन दूसरा जो त्रिभुज है वो आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना है, जिसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लिया है। तो बी ए डी लिया है ना बेटा आपने, बी ए, तो यहाँ पर आपको बी के साथ सी लेना पड़ेगा, क्योंकि ए और सी दोनों आपस में कोण बराबर है, तो ए कोण बीच में आ रहा है तो सी कोण को भी बीच में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे को त्रिभुज लेना है वो मैं क्या लिखूंगी, त्रिभुज बी सी और ई। ठीक है, बी सी ई, ये वाला बी सी और ई। तो अब इन दोनों त्रिभुज में हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें बराबर है। आपको पता ही होगा सर्वांग समता प्रूव करने के लिए कम से कम 3 चीजें चाहिए होती है हमें। तो पहली जो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ए बी और बी सी बराबर है। ठीक है, ए बी इस त्रिभुज का भाग हो गया और बी सी इस त्रिभुज का, ये देख लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं ना ए बी और बी सी। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बराबर है किसके, बी सी के। रीजन उसका यही है कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। दूसरी चीज, एंगल ए और एंगल सी क्या है, आपस में बराबर है, कि एंगल ए इस त्रिभुज का भाग है बेटा और एंगल सी इस वाले त्रिभुज का। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल ए बराबर है एंगल सी का, ये भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो सर्वांग समता वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें दो तीन में से एटलीस्ट दो या एक तो चीज आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। अब यहाँ भी आपको दो चीजें दी हुई थी, अब तीसरी चीज हमें फाइंड आउट करनी है क्या हो सकती है। तो यहाँ आप देखेंगे आपके पास एक साइड आ गई है, एक एंगल आ गया है ना, आपके पास एक साइड आ गई है और एक एंगल आ गया है। तो अब या तो आपको एक एंगल मिलेगा या आपको एक साइड मिलेगी, है ना, बराबर। तो अब डायग्राम में अगर मैं देखूंगी, इस डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में, मतलब इन दोनों त्रिभुज में देखूंगी, तो ये वाला जो कोण है बीच में बी, ये दोनों तरफ आ रहा है ना, इस त्रिभुज में भी ये पूरा बी आ रहा है और ये बीसीई वाले त्रिभुज में भी पूरा बी आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से कॉमन हो गया, है ना, उभयनिष्ठ जिसको हम कहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, एंगल बी बराबर है एंगल बी के। रीजन है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बोलते हैं उसे कॉमन को। तो आप कॉमन भी लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। तो त्रिभुज आपका बी ए डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज बी सी ई के। अब हमें यहाँ पर नियम जानना है, कौन सा नियम लगेगा। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एस ए, दो एंगल और एक साइड है, तो दो एंगल और एक साइड से आपका नियम बनता है एस ए एस। दो एंगल है ना, नहीं नहीं ये नहीं, एंगल साइड एंगल, ये वाला नियम। लेकिन हम चेक करेंगे पहले इसे कि सही बन रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस वाले त्रिभुज को देख लेते हैं, बी ए डी में ही चेक कर लेते हैं। पहले हमने ए बी वाली भुजा ली है, ठीक है, और ये एक एंगल लिया है ए इस त्रिभुज का और दूसरा एंगल लिया है बी। तो इसका मतलब ये तीन चीजें हमने यूज की है, एंगल बी, एंगल ए और ये वाली भुजा। तो देखिए ये दोनों एंगल कहाँ है, कोने में, और ये भुजा उन दोनों के बीच में है। तो ये वहां पर जो नियम लग रहा है वो कौन सा नियम लग रहा है आपका, एंगल
साइड एंगल। ठीक है, तो आपको नियम या क्राइटेरिया जिसे कहते हैं वो भी लिखना जरूरी है। अब हमें तो सर्वांग सम नहीं प्रूव करना, हमें तो x का मान निकालना है। अब आप यहाँ देखिए जो x है बेटा वो आपका कोण है बी ई सॉरी सी ई बी। ये सी ई बी जो है कोण ये ए डी बी के बराबर होगा, क्योंकि क्या हो चुकी है ये अब हमारे सर्वांग सम हो गए त्रिभुज। तो इसमें जो भी बचे हुए पार्ट होते हैं, जो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि एंगल सी ई बी जो है वो बराबर है एंगल ए डी बी के। रीजन आएगा सीपी सीटी। और जो सीई बी है वो हमारा बेटा क्या है, एक्स है। और जो एडीबी है वो हमारा क्या है, 75 डिग्री है। तो इस तरह से जो आपका एक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 75 डिग्री के, इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सर्वांगसमता वाले नियम को यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए ई है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए डी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बेटा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास ये जो डायग्राम आपको दिया हुआ है इसमें आपको दिख रहा होगा ए बी भुजा और ए सी भुजा जो है बराबर है। ठीक है ना, ये हमारी ए बी भुजा है और ये ए सी भुजा है, ये दोनों आपस में बराबर है। इसके अलावा एंगल बी ए डी, तो कोण फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारा जो कोण है वो है बी ए डी। तो बेटा ये वाला कोण, बस ये कोने में बन रहा है ना, इसे मार्क कर लेते हैं, ये बी ए डी ये वाला पोर्शन, ये वाला कोण हमारा सी ए ई, तो उसे भी ढूंढ लेते हैं, सी फिर ए फिर ई, तो ये वाला कोण। ठीक है, जहां जो भी बीच वाला आपका पॉइंट होता है ना वहीं पर कोण होता है। तो ए पॉइंट पे आपका कोण है, मतलब ये वाला सी ए ई ये वाला। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई, तो त्रिभुज ए डी ई बेटा ये वाला त्रिभुज है आपका, ये जो बीच में बना हुआ है, कि ये आपका त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर आ जाए या फिर इसके कोई भी दो कोण आपस में बराबर आ जाए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, दिया है जो जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो हम मेंशन कर देंगे अपने आंसर में भी। दिया है, हमें दिया था ए बी और ए सी बराबर है। नेक्स्ट हमें दिया है बी ए डी और एंगल सी ए ई आपस में बराबर है। इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। और बेटा मैंने बताया था आपको, अगर ये जो आपकी दिया हुआ है इनकी मार्किंग क्वेश्चन में नहीं हुई है तो आप ये भी कर लीजिए, जैसे मैंने भी मार्क कर ली है ना क्वेश्चन में, तो आप भी ये क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए। कई बार ये क्वेश्चन में होता है, कई बार नहीं होता है। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए, अब सिद्ध कीजिए लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए में हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हल में बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मैं दो त्रिभुज ले रही हूँ, है ना, और वो वाले त्रिभुज ले रही हूँ जिसकी चीजें मुझे क्वेश्चंस में दी हुई है। तो आप देखेंगे ये भुजा और ये कोण है, ये भुजा और ये कोण है, तो ये भुजा और ये कोण इस वाले त्रिभुज में आ रही है। मार्क करके बता देती हूँ मैं कौन सा वाला त्रिभुज की बात कर रही हूँ। ये है बेटा ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और जो दूसरा त्रिभुज है मेरा जो मैं कंसीडर करूंगी वो है ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला, जिससे मुझे त्रिभुज को समद्विबाहु दिखाना है वो नहीं, उसे छोड़ के बाकी जो दोनों त्रिभुज है उनको मैं सर्वांगसम प्रूव करूंगी। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसे प्रूव, पहले त्रिभुज के नाम लिख लेते हैं। तो हमारा जो त्रिभुज है पहला नाम हम ए बी डी लिख रहे हैं, वो तो इजीली लिख सकते हैं आप कैसे भी, बस दूसरे को उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ए बी डी। और त्रिभुज यहाँ पर आप देखिए ए बी डी, तो पहले मैंने ये वाली भुजा ली है ए बी जो बराबर है,
तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पर ए सी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा मेरा कोण, ए सी और ई। अब इन दोनों त्रिभुज में पहली जो चीज है वो है हमारा ए बी और ए सी बराबर है। रीजन उसका यही हो जाएगा कि हमें ये क्वेश्चन में दिया है। दूसरा एंगल बी ए डी, ये भी हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में। बी ए डी बराबर है एंगल सी ए ई के, ये भी क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें तीसरी चीज ढूंढनी है। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में ध्यान से, हमारे पास एक साइड आ गई है और एक एंगल आ गया है ना। तो या तो मुझे एक एंगल मिलेगा या मुझे एक साइड मिलेगी, दोनों में से एक चीज मिलनी है, ठीक है, या तो एंगल या साइड। तो अब हम अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है, कुछ या तो उभयनिष्ठ मिल जाए, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मिल जाए, या कुछ हम फाइंड आउट कर लें। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग बने हुए हैं। ना कोई भुजा कॉमन दिख रही है, ना ही हमें कोई कोण कॉमन दिख रहा है। तो कॉमन वाला सीन तो इसमें है नहीं। तो नेक्स्ट जो हमें चीज देखनी है उसमें हम क्या देख सकते हैं बेटा, ए बी और ए सी भुजा बराबर है ना। अगर मैं इस त्रिभुज को पूरा ऐसे, पूरा त्रिभुज जो बाहर वाला त्रिभुज है बड़ा, उसके हिसाब से देखूं तो ए बी और ए सी मुझे बराबर दिया है। और ए बी के जो सम्मुख कोण बनेगा वो कौन बनेगा, ये वाला कोण सी। और जो ए सी है उसके सम्मुख कौन बनेगा, ये बी वाला। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे ना। इसका मतलब कि ये वाला जो कोण है आपका और जो ये वाला कोण है सी, ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और इसका जो रीजन लिखेंगे आप वो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, कि जो ए बी और ए सी भुजा बराबर है उसके सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी कि एंगल ए बी डी, चाहे तो आप सिर्फ बी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया है, ए बी डी बराबर है किसके, एंगल ए सी ई के। और रीजन है इसका समान भुजाओं की सम्मुख कोण है, ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज क्या हो गया, अब सर्वांगसम हो गया है। तो हम उसका चिन्ह लगा देंगे कि ए बी डी और ए सी आपस में सर्वांगसम हो गए हैं। अब जल्दी से नियम देख लेते हैं, इसी त्रिभुज को देख लेते हैं। इस त्रिभुज में हमने एक ये कोण यूज किया है, ये वाली भुजा यूज की है और ये वाला कोण यूज किया है। तो दोनों कोण ये कॉर्नर पे है और भुजा उनके बीच वाली है। तो इसका मतलब जो नियम हमारा यहाँ लग रहा है वो लग रहा है एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके जो बचे हुए एंगल्स होते हैं या करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमने यूज नहीं किए या करस्पॉन्डिंग साइड जो हमने इस्तेमाल नहीं की, वो आपस में अपने आप से बराबर हो जाती है सीपीसीटी के थ्रू। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसे हम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश मीडियम में करें तो भी सीपीसीटी यूज करते हैं वर्ड, और हिंदी में लिखते हैं तो भी हम मोस्टली सीपीसीटी ही वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा AD और AE जो मैंने इस्तेमाल नहीं की थी, ये अब क्या हो गई है, बराबर हो गई है CPCT से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये रहा AD आपका बीच वाला को छोड़ के, और यहाँ पर भी ये रहा AE बीच वाला अगर हम छोड़ दे तो पोजीशंस भी दोनों की बराबर इक्वल आ रही है। तो मैं लिख सकती हूँ AD और AE आपस में क्या है, बराबर है। रीजन है CPCT। तो अब अगर आप देखेंगे इस त्रिभुज में AD और AE बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या हो गया, समद्वि बाहु हो गया। तो हम लिख सकते हैं अब त्रिभुज ADE एक समद्वि बाहु त्रिभुज है, समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि त्रिभुज DEF में एंगल E बराबर है दोगुना एंगल F के तथा DM एंगल EDF को समद्विभाजित करता है जो कि EF को M पर काटती है। यदि DM बराबर MF है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल EDF बराबर 72 डिग्री है। तो बेटा यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया हुआ, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें एक त्रिभुज चाहिए DEF। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं DEF। ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये D, ये E और ये
नेक्स्ट जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक डीएम है जो एंगल ईडीएफ को समद्विभाजित करता है। तो बेटा डीएम है मतलब कि वो यहां से है पॉइंट, है ना, यहां से एक लाइन है डीएम जो इस एंगल को ईडीएफ दिख रहा है ना, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर उसको समद्विभाजित कर रही है, मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वो इस तरह से बनेगा, ये, ठीक है, डी एम समद्विभाजित कर रही है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है बेटा ये, और जो यहाँ कोण बन रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना, समद्विभाजित का मतलब ये हो गया। इसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो डीएम है और एमएफ है वो दोनों आपस में बराबर है। तो हम मार्किंग कर लेते हैं, ये डीएम है हमारा और ये एमएफ है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ईडीएफ 72 डिग्री का है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है। तो क्वेश्चन में जो जो चीजें हमें दी है हम वो लिख लेंगे। एंगल ई जो है वो हमारा किसके बराबर है, ट्वाइस एंगल एफ के बराबर दिया है, ठीक है, कि जो एंगल ई है ये वाला एंगल वो दोगुना है इसका। तो बेटा यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूँ, सबको एंगल्स को नंबरिंग दे देती हूँ, ठीक है, 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ और ये वाला एंगल 4, ठीक है। नंबरिंग से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, आप चाहे तो आप अल्फाबेट्स यूज करके भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल 2 और एंगल ई ट्वाइस है एंगल एफ का, तो मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में लिख लेती हूँ। तो यहाँ देखेंगे एंगल ई जो है बेटा आपका, एंगल ई ये है, दैट मीन्स एंगल 1। तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल 1 बराबर है ट्वाइस एंगल, अब यहाँ देखिए एफ लिखा है ना, तो एफ के प्लेस पे क्या है यहाँ पर 4, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने ट्वाइस एंगल 4, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो था हमने उसको दोनों तरीके से, आपको अगर ऐसे इस्तेमाल करना होगा तो आप ऐसे कर लीजिए और नंबर्स में करना है तो उसको साथ साथ लिख दीजिए किसके बराबर है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। रीजन उसका ये है कि बेटा जो आपका डीएम है वो आपके एंगल को ईडीएफ को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। डीएम एंगल ईडीएफ को समद्विभाजित करता है, क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो मैंने रीजन भी लिख दिया क्यों लिखा है। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो है डीएम बराबर एमएफ, डीएम और एमएफ हमारे आपस में बराबर है। अब जो हमें सिद्ध करना है वो है सिद्ध कीजिए, क्या लिखेंगे हम, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए में हमारे पास है क्या, एंगल ई डी एफ बराबर 72 डिग्री हमें सिद्ध करना है। अब इसका हल देख लेते हैं कैसे करेंगे। हल के लिए मैंने क्या किया है बेटा, यहाँ पर जो हमारे ये कोण है ये देखिए, पहले तो ये दोनों भुजाएं जो बराबर है आपस में, है ना, डीएम और एमएफ बराबर है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं कि डीएम बराबर है एमएफ के। ये हमारे क्वेश्चन में क्या था, दिया हुआ था, दिया है। तो डीएम अगर बराबर है एमएफ के, तो अगर आप इस त्रिभुज को देखेंगे, इस त्रिभुज में डीएम और एमएफ बराबर है, दैट मीन्स एमएफ के सामने जो कोण बन रहा होगा और जो डीएम के सामने कोण बन रहा है वो दोनों आपस में बराबर है। तो एमएफ के सामने 3 बन रहा है, डीएम के सामने 4 बन रहा है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो मैं क्या लिख लूंगी, डीएम के सामने आपका बन रहा है एंगल 4 और एमएफ के सामने एंगल 3, ये दोनों आपस में बराबर है। रीजन लिख देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। इसको चाहे आप नंबरिंग भी दे सकते हैं अगर नंबरिंग देनी है कि पहला इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज, ये जो हमारा त्रिभुज है डीईएफ जो है, डीईएफ में, इस त्रिभुज में हम सारे जो एंगल्स हैं हमारे, तो हमारे बेटा सारे जो एंगल्स हैं, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 वो किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के, क्योंकि ये सब क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। क्या है ये, त्रिभुज के अंतः कोण, अंतः कोण, इसका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। दैट मीन्स ये E जिसको मैंने 1 लिखा है, ये D जिसको मैंने 2 + 3 लिख लिया है क्योंकि वो वहां पर डिवाइड हो रहा है, और ये F4।
अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि मुझे ये दिखाना है बेटा EDF 72 डिग्री है। तो EDF को अगर मुझे 72 डिग्री दिखाना है, दैट मीन्स मुझे चाहिए 2 और 3। तो मुझे यहाँ रिप्लेस करना पड़ेगा 1 और 4 को, मीन्स मैं 1 और 4 को नहीं यूज करना मुझे। तो 1 और 4 को रिप्लेस करने का देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा था कि जो 1 है वो किसके बराबर है, ट्वाइस एंगल 4 के, है ना, कि 2 गुना है वो 4 का। तो यहाँ पर एंगल 1 की जगह मैं ये यूज कर सकती हूँ ना। अब तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, ये 2 गुना हो गया एंगल 4 का, प्लस एंगल 2 की जगह 2 रहने दिया, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर में 180 डिग्री। और रीजन यहाँ पे डाल देंगे, एंगल 1 बराबर ट्वाइस एंगल 4 था, इसलिए हमने वैल्यू बदल दी है। अब यहाँ देखिए एंगल 4 जो है दो जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है ना, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1। तो कितने एंगल बन गए, ये थ्राइस बन गया, 3 गुना बन गया। तो क्या लिख दूंगी, 3 गुना हो गया एंगल 4 का, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर अब हमें ये 4 भी नहीं चाहिए, है ना, अभी तो हमने 1 को रिप्लेस किया था, अब हम सोच रहे हैं कि 4 भी रिप्लेस हो जाए। तो 4 कहाँ से रिप्लेस होगा बेटा, 4 यहाँ से रिप्लेस होगा, दिख रहा है ना। एंगल 4 और एंगल 3 आपस में क्या थे, बराबर थे। तो मैं यहाँ पर 4 की जगह क्या लिख दूंगी, 3 लिख दूंगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल थ्राइस ऑफ एंगल 4 की जगह आ गया 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ रीजन डालेंगे हम क्या, कि एंगल जो 4 था वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर, इसलिए हमने उसे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर अगेन आप देखेंगे तो ये 3 और ये 3 दो बार आ गए, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये कितने बन जाएंगे जुड़ के, 4, है ना, 3 इधर है 1 उधर। तो 4 एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर में 180 डिग्री। ठीक है। तो अब हमारे पास 3 और 2 रह गए जो हमें चाहिए थे, बट यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं बन पा रहा, क्योंकि जो एंगल 3 है उसके पास 4 है और जो एंगल 2 है उसके पास कुछ नहीं है। तो अब मुझे इन्हें ये जोड़ भी नहीं सकते हम, तो मुझे इनमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा। अब हम कैसे हटा सकते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर, कि जो एंगल 3 और एंगल 2 है बेटा, वो मैंने यहाँ लिखा था ना, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि डीएन क्या करता है, उनको समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर से आप कोई भी वैल्यू, चाहे आप 2 की जगह 3 रख लीजिए, चाहे 3 की जगह 2 रख लीजिए, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 4 एंगल ट्वाइस प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने यहाँ लिख दिया कि जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं बेटा, स्पेस नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बाउंड्री बना देती हूँ, मार्जिन। हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास दोनों ही एंगल 2 है, तो एंगल 2 है अगर दोनों, तो दोनों जुड़ जाएंगे और कितना बन जाएगा वो आपका, 5 गुना हो गया एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 2 जो है अकेला वो कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 5। तो जब आप उसे कट करेंगे तो कितने डिग्री आ गया, 36 डिग्री। तो हमारा जो एंगल 2 है बेटा वो कितना आ गया, 36 डिग्री। बट मुझे एंगल 2 नहीं दिखाना, मुझे तो चाहिए डी पूरा, है ना, EDF मतलब पूरा डी चाहिए, मीन जिसमें 2 और 3 दोनों जुड़े हुए हो। तो जो मेरा एंगल EDF है बेटा, एंगल EDF जो है मेरा, वो है एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 आया है 36 डिग्री, प्लस जो एंगल 3 है वो भी मेरा कितना होगा, 36 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या है, आपस में बराबर है। तो एंगल EDF जो है वो मेरा कितना हो गया, टोटल करके EDF इज इक्वल्स टू 72 डिग्री, जो मुझे शो करना था। तो यही मुझे शो करना था कि एंगल EDF कितना है। तो हमारा एंगल EDF जो है वो भी कितना आ गया, 72 डिग्री। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB, BC और माध्यिका AM, त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PN के क्रमशः समान है, सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट, त्रिभुज ABM सर्वांग त्रिभुज PQN। सेकंड पार्ट, त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा जैसा आप देख रहे हैं डायग्राम नहीं है, तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे क्वेश्चन की हेल्प से। तो क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये एक त्रिभुज ABC है और एक आपका त्रिभुज PQR है, दैट मीन्स आपको 2 त्रिभुज बनाने हैं। तो हम यहाँ 2 त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा त्रिभुज ABC
ए बी और ये सी, और यहाँ पर हम बना लेते हैं अपना त्रिभुज पी क्यू और आर। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे हम, तो लिखा है ए बी बी सी और माध्यिका ए एम। बेटा ये माध्यिका ए एम का मतलब है कि एक लाइन है जो ए से बी सी पे जा रही है और वो इस बी सी को दो बराबर भागों में बांट रही है, उसे हम कहते हैं माध्यिका। ठीक है, तो ये हमने बना दी माध्यिका। आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एन। तो देखिए यहाँ भी माध्यिका दिया हुआ है, वो कौन सी है, पी एन, मतलब पी से बनानी है हमें, तो इसकी भी माध्यिका ड्रॉ कर लेते हैं पी एन। ठीक है ना, ये माध्यिका होगी, क्रमशः समान है। इसका मतलब कि ये वाला जो ए बी है बेटा आपका, वो इस पी क्यू के समान है, ये बी सी जो है इस क्यू आर के समान है, और ए एम इस पी एन के समान है। तो यहाँ चिन्ह लगा लेते हैं हम, ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ये बीच में जो माध्यिका ए एम है ये बराबर है पी एन के, और हमें ये सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं, आप सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको सबसे पहले लिखने हैं। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी है, हमें दी है ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। कॉमा डाल के मैं यही लिख रही हूँ, लेकिन आपको नीचे नीचे लिखना है। यहाँ पर मैं इसलिए लिख रही हूँ कि यहाँ स्पेस ज्यादा नहीं है मेरे पास और मुझे दो पार्ट इसके सॉल्व करने हैं। तो ए बी और पी क्यू बराबर है, नेक्स्ट बी सी और क्यू आर बराबर है आपस में, क्यू आर को करेक्ट से लिख लेते हैं क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है वो है ए एम बराबर है किसके, पी एन के। इसके अलावा हमें ये कहा गया है कि जो ए एम है बेटा, ये जो ए एम है ये माध्यिका है आपकी, और ये पी एन है ये भी माध्यिका है। तो ये दोनों अगर माध्यिका है तो ये इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट रहा है, दैट मीन्स क्यू एन और एन आर बराबर है, और ऐसे ही इधर बी एम और सी एम आपस में बराबर है। तो वो भी हम यहाँ दिया है में लिख देते हैं कि जो बी एम है वो बराबर है किसके, सी एम के, और जो क्यू एन है वो बराबर है किसके, आर एन के। यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे रीजन आएगा कि ए एम माध्यिका है, ए एम माध्यिका है, और यहाँ क्या रीजन लिखेंगे आप कि पी एन माध्यिका है। ठीक है, ये दोनों आपकी माध्यिकाएं हैं, इसलिए ये सामने वाली भुजा को आधा आधा बांट रही है। अब यहाँ हमें लिखना है सिद्ध कीजिए। मुझे पता है क्वेश्चन में लिखा होता है, लेकिन एक प्रोसेस है आंसर्स को, इसके सॉल्यूशंस को करने का ज्योमेट्री के, तो ये आपको लिखने हैं। तो हम दोनों पार्ट लिख लेते हैं इसमें। पहला है त्रिभुज ए बी एम को हमें सर्वांगसम करना है त्रिभुज पी क्यू एन के, और सेकंड पार्ट है इसमें त्रिभुज ए बी सी जो है उसको सर्वांगसम करना है हमें। इसको सही से बना लेते हैं, सर्वांगसम को हमें सर्वांगसम करना है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अब आते हैं हम इसके मेन पार्ट पे, जो है किसका, हल। तो हल करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो हमें दिया हुआ है कि BC और QR बराबर है, ये हमें लिखना है। पहले हमने क्या लिखा कि BC बराबर है किसके, QR के। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। क्वेश्चन में हमें ये दिया था कि इनके जो दोनों के बेस है BC और QR वो बराबर है। तो अगर BC और QR बराबर है तो उसका हाफ जो होगा BC का और जो हाफ होगा QR का, वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जो BC है इसका आधा क्या हो गया आपका BM, और जो QR है उसका आधा क्या हो गया QN। तो ये आपस में क्या हो गए, आपके बराबर हो गए, कौन, BM और QN। इसको हम नंबर भी दे सकते हैं या कोई अल्फाबेट दे देते हैं, मैं यहाँ पर A लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड डला हुआ है तो मैं इसलिए फर्स्ट नहीं लिख रही। तो ये हमारी एक इक्वेशन हो गई फर्स्ट। तो अब हम करेंगे अपना पहला पार्ट इसका सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट पार्ट त्रिभुज ABM और कौन सा त्रिभुज है हमारा, दूसरा त्रिभुज PQN। जो भी आपको लिखने हैं, सर्वांगसम करने हैं, उनको लिखना भी जरूर है। तो अब देखिए ABM जो है आपका वो ये वाला त्रिभुज है छोटा, ऐसे ही PQN ये वाला छोटा है। इनको मुझे सर्वांगसम करना है, तो ये तो बहुत इजी हो गया। यहाँ देखिए AB और PQ बराबर है, AM और PN बराबर है, और ये जो तीसरी भुजा BM है और ये QN है ये भी हमारी बराबर है, ये जो हमने यहाँ दिखाया है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने पहले क्यों लिखा है ये। ठीक है ना, ये चीज जो हमें तीसरी चीज हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो हमारे पास नहीं है, उसके लिए हमें ये पहले से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हम लिख लेते हैं इसकी सारी चीजें।
ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। क्वेश्चन में दिया है, लिख देंगे हम, ये दिया है। नेक्स्ट है जो इसमें वो है ए एम बराबर पी एन, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। और जो तीसरी चीज है वो हमने सॉल्व की है, वो है बी एम बराबर है क्यू एन के, ये हम लिख लेंगे ए से। ये हमने ए में लिखा हुआ है, सॉल्व करके दिखाया है वहां से। तो तीनों चीजें आ गई और हमारा त्रिभुज जो है ए बी एम सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। और जो नियम लग रहा है बेटा इसमें, तो ये देखिए ए बी एम को देख लीजिए, तो ये यूज किया हमने भुजा, ये भुजा यूज की और ये भुजा, तो हमने तीनों भुजाएं यूज की है। तो यहाँ पर हो गया आपका नियम एस 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 वाला। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पहला पार्ट कंप्लीट होता है इसका, जहां पर हमने एस एस नियम के थ्रू दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम किया है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, है ना, अगर ये सर्वांगसम है तो ये वाला जो कोण बन रहा है बेटा बी और ये वाला जो कोण है क्यू, ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ मार्जिन बना देती हूँ मैं, एक सेकेंड, यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन अब हम इधर करेंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा बी है और जो एंगल क्यू है वो दोनों आपस में बराबर है। रीजन है उसका सीपी सीटी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज हमारे देखिए ये सर्वांगसम हो गए ना, ये छोटा वाला और इधर वाला छोटा वाला, तो जो भी इसके बचे हुए पार्ट्स होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं सीपी सीटी से। तो ये हमारा हो गया बी पार्ट। ठीक है, इसको भी इक्वेशन को नाम दे देते हैं, बी लिख लेते हैं। अब हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व। सेकंड पार्ट में हम लेंगे इसके त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले ए बी जो है वो आपका पी क्यू के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये हम मेंशन कर देंगे दिया है। नेक्स्ट जो गिवन है वो है बी सी, वो पूरा बराबर है इसके क्यू आर के, ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया है। और जो तीसरी चीज है इसमें वो है एंगल बी जो है वो बराबर है एंगल क्यू के, जो हमने कहा लिखा है, बी से लिख देंगे यहाँ कि जो बी है, हमने जहां पर इक्वेशन बी है वहां से हमने ये उठाया है पॉइंट। तो यहाँ पर देख लीजिए बी यहाँ है और यहाँ पर ये क्यू है, तो ये दोनों जो त्रिभुज है आपके सर्वांगसम हो गए हैं। यहाँ पर भी हमारे पास तीन चीजें इजीली आ गई है। तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अब यहाँ पर हमें नियम चेक करना है। नियम चेक करने के लिए क्वेश्चन पे पर चलते हैं। ये वाला त्रिभुज देख लेते हैं एबीसी, इसमें हमने इस भुजा का इस्तेमाल किया है ए बी, ये वाली भुजा यूज की है सी बी सी, और ये वाला कोण जो इन दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो नियम लग रहा है वो आपका है एस ए एस। तो यहाँ पर जो हमारा जो सेकंड पार्ट था वो एस ए एस नियम से क्या हो गया है, सर्वांगसम हो गया है। और इसी के साथ बेटा हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हमारा ओवर होता है। आज का वीडियो बेटा यहाँ पर ओवर होता है। आज के वीडियो में हमने जो पार्ट 7 है हमारा त्रिभुज, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस किया था। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।